मेरे प्यारे साथियों, अगर आप 2022 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसको मात्र एक ही वीडियो में समाप्त करने वाले हैं, जो कि काफी मजा आने वाला है आपको पढ़ने में। और अगर आप इस वीडियो को पूरा तरीके से देख लेते हैं ना, तो आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि जब आप बैठ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आप कॉपी और कलम लेकर के जरूर बैठिएगा, क्योंकि जो भी बात आज हम आपको बताने वाले हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और हर एक चीज आपको नोट कर लेना होगा और आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, जिससे कि आगे चल करके आपको दिक्कत ना हो। तो आइए समय को ध्यान में रखते हुए क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना, आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी और फिर आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी। और आपको बता दें कि हम आपको पूरी चैप्टर वाइज आपको तैयारी करने का पूरे ठान लिए हैं और आपको भी ठान लेना है कि आपको जबरदस्त तरीके से तैयारी करना है और बड़ा ही मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो आइए हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं। फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, फटाफट से कर दीजिए। चलिए तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण पे, कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण क्या होती है। हर एक चीज आपको समझाने वाले हैं और आपको बता दें कि 2021 के बाद 2022 में टॉपर देने के लिए आपके लिए क्लास शुरू की गई है। और आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक बातों को ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपका चैप्टर का नाम है, आपको बता दें कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। और देखिए आपको बताना चाहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से आपके परीक्षा में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो इस चैप्टर का आपको बड़ा ही बेहतर तरीके से पढ़ना होगा। तो आइए देखिए, संपूर्ण आपको हम क्लास कराएंगे। सबसे पहले आपको पूरे बेसिक जानकारी दे देते हैं, जितने भी आपके चैप्टर में टॉपिक है, वे सभी टॉपिक के बारे में आपको बता देंगे एक एक करके, जिससे दिक्कत ना हो। जैसे कि सबसे पहले पॉइंट हम लेकर के चलते हैं और उस पॉइंट के माध्यम से समझाएंगे, जिससे कि एक ही वीडियो में आपको जो जरूरी वाली चीज है वो आपको कवर हो जाए। तो देखिए, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या अधिक भिन्न गुण वाले, ध्यान दीजिएगा कि भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तो वह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब आपके चैप्टर में सबसे पहला ही टॉपिक होगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए, यहां पे बहुत ही अच्छे से समझाने का हम प्रयास करेंगे आपको कि जब कोई भी पदार्थ अकेले, देखिए ध्यान से समझिएगा, जब कोई भी पदार्थ या कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्या करता है, एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का जब वो निर्माण कर देता है, जब वो आपस में जुड़ करके मिल करके, तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ अनअकैडमी लेकर के आ गया है आप सभी के लिए न्यू आइकॉनिक बेनिफिट्स ऑफ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव डाउट सॉल्व मिल जाएगा, फिजिकल नोट्स मिल जाएगा और भी बहुत कुछ मिलने वाला है। तो देरी नहीं कीजिए, फटाफट से लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आप हमारा कोड यूज कीजिए DLS10। साथ ही साथ अगर कनेक्ट आप होना चाहते हैं मेंटर्स के साथ, तो आपको क्या क्या करना होगा आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, है ना। तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए फायदा होने वाला है और अनअकैडमी ब्रांडेड नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो आप देरी क्या कर रहे हैं, फटाफट से नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसे दबाइए और आप हमारा कोड यूज कीजिए DLS10। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 12 महीने का, तो 5417 रुपए में आपको आसानी से मिल जाएगा, है ना। और यहाँ पे लिमिटेड जो है ऑफर आपको यहाँ पे चलती रहती है, तो देरी नहीं कीजिए, फटाफट कीजिए, आप इसमें इनरोल होइए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि क्रैक अनअकैडमी प्रोडिजी स्कॉलरशिप टेस्ट भी चलती है ना, जिसमें 11 करोड़ तक का आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, जो कि 14 और 15 अगस्त को चलने जा रही है। तो देरी नहीं कीजिए, फटाफट कीजिए। और साथ ही साथ बता दें आपको कि डेली प्रैक्टिस टेस्ट भी इसमें चलती है, जिसमें एक लकी विजेता को आईपैड दिया जाता है। तो फटाफट करें। नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे H2 है, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन है और उसके बाद से क्लोरीन है, ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आप प्लस का सिंबल जो है देख सकते हैं, यानी कि H2 और Cl2 जोड़ करके ये बन रहा है क्या चीज, 2HCl बन रहा है। बन तो रहा है यहाँ पे HCl, लेकिन यहाँ पे 2 लगाया गया है। अब क्यों लगाया गया है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, ये इसलिए लगाया गया है कि इसे संतुलित किया जा सके। अब यह संतुलित क्या होती है, आपको सब कुछ हम बताने वाले हैं, आपको परेशान नहीं होना है। तो आपने तो सबसे पहले टॉपिक के बारे में जाना कि जब कोई पदार्थ अकेले ही, माने अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या अधिक भिन्न गुण वाले जब नए पदार्थ का निर्माण कर देता है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि दो छोटा छोटा पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कह देते हैं, है ना। समझ में आ रहा ना कि दो छोटा छोटा पदार्थ मिलकर के जब एक नया पदार्थ का निर्माण कर देता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप अपने परीक्षा में ये भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। आगे देखिए, उसके बाद से समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो
पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेकर के नए पदार्थ बनाते हैं वे अभिकारक कहलाते हैं। अब दो चीज आप समझिएगा, पहले एक होता है अभिकारक और एक होता है प्रतिफल, जिसे आप लोग उत्पाद भी कहते हैं, यानी कि प्रोडक्ट, है ना। तो देखिए, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेगा, यानी कि जो उसमें शामिल होगा कुछ नया पदार्थ बनाने के लिए, तो जो शामिल होगा, ठीक है, तो उसे हम लोग कहेंगे अभिकारक। जैसे आप किसी मीटिंग में क्या करते हैं, जाते हैं, तो प्रवेश अगर आप करें, तो प्रवेश जब आप उसमें करते हैं तो आपको कहा जाएगा कि आप अभिकारक हैं। लेकिन जब आप उसमें शामिल होकर के कुछ नया चीज का रूप वहां पे धारण हो जाता है ना, वहां पे एक समूह बन जाता है, तो उसे हम लोग कहेंगे कि वहां से क्या हुई है, वहां उत्पाद का निर्माण हुआ है, यानी कि वह प्रतिफल है। तो यथार्थ हम लोग कह देंगे कि अभिक्रिया अभिकारकों के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप जब वह अभिक्रिया होगी और उसके फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनेगा, जो बन करके निकलेगा, उसे हम लोग कहेंगे प्रतिफल, यानी कि उत्पाद, अर्थात आप इंग्लिश में इसे कह सकते हैं प्रोडक्ट के नाम से आप इसे जान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे दो चीज जो यहां पे जरूरी हमने आपको बताया, इसको पूरे दिमाग में बैठा लीजिए। पहले आपको हमने बताया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो आप आसानी से भी कह सकते हैं कि दो छोटे छोटे पदार्थ या कोई भी मतलब एकल पदार्थ या कोई भी पदार्थ मिल करके जब एक नया पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज होता है, एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद, ठीक है, यानी कि प्रतिफल। अब अभिकारक किसे कहेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसे अभिकारक, और जो उसके बाद बन जाएगा ना उसको कहेंगे हम लोग उत्पाद। तो ये सारी चीजें समझ में आ गया। तो देखिए, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको एग्जाम्पल दे करके कि अभिकारक जो ये अभिक्रिया है इसमें अभिकारक कौन है और प्रतिफल यानी कि उत्पाद कौन सा है। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि जो भाग ले रहा होगा वहां पे, जो शामिल हो रहा होगा उसमें, है ना, नया पदार्थ निर्माण करने के लिए, तो आपका क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा, और जो बनेगा वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका वह उत्पाद हो जाएगा। चलिए, इतना चीज आपने समझा। चलिए, अब आपके जो चैप्टर में जो आपका पॉइंट्स है वो ये है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के परमाणुओं के बीच बंधन टूटते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के परमाणुओं के बीच जो अभिकारक कौन होता है, जो भाग लेता है। बिल्कुल, अभी आपको हमने बताया कि जो भाग लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, एक एक चीज को बार बार बोल रहे हैं ताकि आपके दिमाग में एक ही बार में फिट हो जाए, ठीक है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के परमाणुओं के बीच क्या होता है, बंधन टूटते हैं अभिकारक के बीच, और प्रतिफल के परमाणुओं के बीच नए बंधन बनते हैं। तो अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाए कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के परमाणुओं के बीच क्या होता है, तो कहिएगा कि बंधन टूटते हैं। और वही अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्रतिफल के परमाणुओं के बीच क्या होते हैं, तो नए बंधन बनते हैं। अब तो गलती नहीं होगा। चलिए आगे बात करेंगे। अब देखिए, इन सभी टॉपिक के बारे में जब हम लोग जान जाएंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली क्लास लीजिए। अभी तो फिलहाल के लिए बता दें आपको कि सुबह क्लास चल रही है ना, 6 बजे से, और रात्रि को 8 बजे क्लास। ये 2 क्लास अभी फिलहाल के लिए चल रही है। आगे जब आप जुड़े रहेंगे तो आपको क्लास के बारे में सब कुछ जानकारी मिल जाएगी, है ना। और एक एक क्लास आपको ध्यानपूर्वक लेना है, कोई भी वीडियोस आपको छोड़ना नहीं है। आगे देखिए कि अब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब देखिए, आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं, तो ध्यान से समझिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में, अब रासायनिक अभिक्रिया कौन है, अभी आपको हमने बताया, अब आपको तो कंफर्म हो गया है ना कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। बिल्कुल, कि जब कोई पदार्थ आपस में जुड़ करके मिल करके कोई नया पदार्थ का निर्माण कर देता है यार, तो उसे हम लोग क्या कह देंगे कि वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, वहां पे अभिक्रिया हो रही है। और इसी चीज को अगर हम बात करें कि रासायनिक समीकरण तब किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया का निर्माण होता है। ध्यान से समझिएगा कि भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत का मतलब हो गया कि आप जो भाग मतलब वहां पे ले रहा है जो अभिकारक, वो उसका संकेत यानी कि किससे प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है यहाँ पे, क्लोरीन है यहाँ पे, तो यहाँ हाइड्रोजन को हमने H2 यहाँ पे दर्शाया है ना, H, और यहाँ पे Cl2 है, क्लोरीन है। तो जो ये संकेत है और जो इसका जो सूत्र बनता है, यानी कि जो जिस प्रकार से ये मिल करके, जैसे बोले हमने कि ये संतुलित हो करके ये एक रूप धारण कर लिया, बस इसी रूप को और ये जो जिसमें बदल गया ना, उसी को हम लोग कहेंगे रासायनिक समीकरण, है ना। तो देख सकते हैं इसे हम लोग कहेंगे क्या चीज, रासायनिक समीकरण कह देंगे, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग इस पॉइंट पे बात करेंगे कि एक पूर्ण रासायनिक समीकरण में अभिकारकों
प्रतिफलों, यानी प्रतिफलों का मतलब हो गया उत्पाद। अब एक चीज आपको पहले यहां पे हम कंफर्म कर दें, देखिए बोर्ड परीक्षा में क्या हो रहा है कि आपका बुक बहुत दिन से बदला नहीं है और आपके एग्जाम का पैटर्न जो है वो कुछ बदल दिया गया है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो कुछ ज्यादा ही पूछा जा रहा है, लेकिन जवाब तो कम का देना है। तो ऐसे में क्या किया जा रहा है, जब क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है तो नाम जब किसी चीज का एक या दो होता है तो उसमें से किसी दूसरे नाम से वहां पे क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। जैसे अधिक जगह पढ़ाया जाता है उत्पाद क्या है, लेकिन यहां पे हमने बता दिया आपको कि उत्पाद और प्रतिफल दोनों एक ही चीज होता है। तो अगर आपके एग्जाम में प्रतिफल पूछेगा तो भी आप कहिएगा कि उत्पाद के बारे में बताइएगा, और अगर आपसे प्रतिफल पूछेगा तब भी आपको प्रतिफल के बारे में ही बताना है, यानी कि प्रतिफल और उत्पाद दोनों एक ही होता है। तो आइए हम लोग जो समझ रहे हैं उसको समझते हैं कि एक पूर्ण रासायनिक समीकरण में, जो पूर्ण रासायनिक समीकरण होता है उसमें ध्यान दीजिएगा कि एक पूर्ण रासायनिक समीकरण में अभिकारकों, प्रतिफलों और उनकी भौतिक अवस्थाओं का उल्लेख संकेत द्वारा किया जाता है। आप देखे होंगे कई जगह की बहुत सारे समीकरण में क्या होता है, वहां पे संकेत दे दिया जाता है किसी चीज का, जैसे कि उसमें का जो बन रहा है, जैसे कि कोई गैस है वो बन रहा है तो उसको दर्शा दिया जाता है कि अब बाहर निकल रहा है ना। वहां पे तापमान है, टेम्परेचर है, उसको दर्शा दिया जाता है। तो ये पूर्ण रासायनिक समीकरण होती है। तो बता दें आपको कि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा और काफी जगह ये नहीं बताया जाता है ना। फिलहाल हमने आपको ये चीज बता दिया कि पूर्ण रासायनिक समीकरण आप उसे कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप सब कुछ आपको दिया गया होगा, हर चीज आपको वहां पे संकेत के माध्यम से बताया जा रहा होगा। संकेत का मतलब कि कोई इशारा दे दिया जाता है, किसी सिंबल का प्रयोग कर दिया जाता है, ठीक है। अब चलिए जो मेन चीज है उसे समझिए। देखिए यहां पे जो खास करके बातें हैं वो समझिए कि जब समीकरण में तीर चिन्ह, तीर चिन्ह का मतलब हो गया इस प्रकार से, जैसे यहां पे आप देख रहे हैं ना कि बाईं ओर अभिकारक एवं दाईं ओर प्रतिफल के प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या समान होती है तो वह समीकरण संतुलित समीकरण कहलाता है। अब देखिए माने बड़ा ही इंटरेस्टिंग है टॉपिक है, बड़ा ज्यादा पूछा जाता है, मतलब बहुत ही अधिक बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है, संतुलित समीकरण क्या होता है और असंतुलित समीकरण क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो रासायनिक हम लोग का समीकरण होता है, जैसे कि मान लीजिए ये हो गया जो अभिक्रिया कर रहा है और इसमें जो तीर लगा रहता है, ध्यान समझिएगा, देखिए कहां तीर लगा, यहां पे लगा ना, बिल्कुल। तो यह जो तीर लगा रहता है इसके बाईं ओर कहने का मतलब हो गया कि इधर, किधर, इधर, इस वाले साइड, ध्यान समझिएगा, इस वाले साइड, इसको हम लोग कहते हैं अभिकारक। अभिकारक का मतलब जो भाग ले रहा है, बिल्कुल। अब उसके बाद तीर है, तीर के दाहिने ओर, है ना, यानी कि दाईं ओर, उसको कहते हैं हम लोग प्रतिफल। प्रतिफल का नाम एक और क्या बताया हम लोग, उत्पाद। क्या बताए, उत्पाद। तो इसे हम लोग कहते हैं उत्पाद। अगर इसमें दोनों की परमाणु संख्या समान हो तभी हम लोग कहेंगे कि वह संतुलित समीकरण है, अथवा कह देंगे हम लोग कि वह असंतुलित है। माने कि दोनों का मान अगर बराबर होगा परमाणु संख्या तब तो संतुलित है, नहीं तो संतुलित नहीं है। जैसे कि यहां पे ध्यान से समझिएगा, यहां पे H है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में आप देख रहे हैं कि परमाणु की संख्या कितना है, तो कहिएगा कि सर हाइड्रोजन में 2 है। ध्यान से समझिएगा, यहां पे कहिएगा कि सर हाइड्रोजन में 2 है, नीचे 2 दिया गया है, बिल्कुल। और क्लोरीन में कितना है, तो कहिएगा सर क्लोरीन भी 2 है। हमने कहा कि बिल्कुल अच्छी बात है कि यहां पे अभिकारक में है H और Cl, दोनों की परमाणु संख्या 2 है। अब उसके बाद हम लोग अब यहां पर हम देखेंगे तीर के दाईं ओर, तो तीर के दाईं ओर चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे जो परमाणु संख्या है क्या वह समान है अथवा समान नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया गया है 2HCl, अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 है और क्लोरीन भी 2 है। ये कब हम लोग कहेंगे, क्योंकि आप तो ये देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के पास ये जुड़ा हुआ है, लेकिन नहीं, अगर ये नीचे नहीं जुड़ा है तब तो ये दोनों के लिए काम करेगा, ये हाइड्रोजन के लिए भी काम करेगा और क्लोरीन के लिए भी काम करेगा। लेकिन अगर ये दूसरे जगह रहता, जैसे कि यहाँ पे रहता, तो ये केवल क्लोरीन के लिए काम करता है ना। लेकिन अगर ये जो है यहाँ पे पहले लगा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि ये हाइड्रोजन के लिए भी ये 2 है और क्लोरीन के लिए भी ये 2 है। तो हम लोग को बस इतना ही चेक करना था यहाँ पे कि क्या हाइड्रोजन और क्लोरीन में 2 है ना, तो बिल्कुल है। अब कहेंगे कि सर ये कहाँ से आ रहा है, कैसे हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। अब उस कौन सी विधि होती है, कैसे किया जाता है, इसके लिए एक अलग से हम वीडियो बना करके आपको देंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में समझिए 3 से 4 नंबर पक्का रहता है संतुलित से,
कि संतुलित कैसे किया जाता है, या कोई समीकरण दिया गया होगा उसमें आपको संतुलित करने के लिए बोल दिया जाएगा, तो इसके लिए हम एक अलग से टॉपिक आपको बता देंगे। फिलहाल के लिए बस इतना समझिए कि संतुलित रासायनिक समीकरण हम उसे कहेंगे जिसमें अभिकारक और उत्पाद के दोनों के बीच जो तत्व है उसके परमाणु संख्या समान होनी चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अगर हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी हाइड्रोजन 2 होनी चाहिए, क्लोरीन अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी क्लोरीन 2 होनी चाहिए, अगर यहाँ पे कोई और चीज है तो वो भी समान ही होना चाहिए, तो वह संतुलित होगा अथवा वह संतुलित नहीं होगा। बस इतना ही आपको यहाँ फिलहाल के लिए ध्यान में रखना है जो चीज हम आपको बता रहे हैं। और जितने भी चीज हम आपको बताए हैं उसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फटाफट से, है ना, या कॉपी कलम लेकर के वीडियोस को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जितने भी टॉपिक आपको बता रहे हैं, जो भी पॉइंट्स आपको बता रहे हैं, काफी बेहतर है। एक भी चीज आपके लिए मतलब ऐसा नहीं है जो आपके लिए काम की नहीं है ना। तो वीडियो को पीछे कर सकते हैं, पीछे करके फिर आप उसे चेक कर सकते हैं। देखिए अब बात करते हैं हम लोग असंतुलित समीकरण पे। तो देखिए असंतुलित समीकरण वह है जिसमें समीकरण के तीर के चिन्ह जो होती है ना, जो तीर के चिन्ह जो बता रहे थे ये वाला, कि दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होती है। कहने का मतलब अगर वो बराबर नहीं होगा तो वह असंतुलित हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है, यहाँ पे O है यानी कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2 है, लेकिन यहाँ पे जब आप देख रहे हैं तो H2O लिखा गया है। क्या लिखा गया है H2O। अब हमने आपको पहले बताया कि अगर ये 2 जो है अगर यहाँ पे लिखा गया होता तब तो ये सबके लिए काम करता, लेकिन ये 2 तो यहाँ लिखा गया है ना, तब तो ये जो काम करेगा केवल H के लिए ही काम करेगा। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि केवल यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है लेकिन ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे मात्र 1 है। अर्थात कह सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि यहाँ पे यह असंतुलित है, अर्थात यह बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं होगा तो समझिए कि असंतुलित है, और बराबर है तो वह संतुलित है। संतुलित कैसे किया जाता है इस पे हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। बार बार आपको बोल रहे हैं, बस आप चैनल को सब्सक्राइब किए रखेंगे और हर एक वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्या होगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बात करते हैं, और लाइक कर दीजिए अगर इतनी अच्छी कमाल वीडियो को, और नहीं किए हैं तो फटाफट से। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ अथवा तत्व या यौगिक, वो कुछ भी हो सकता है, या तो वो तत्व हो सकता है या फिर वो यौगिक हो सकता है। अब तत्व क्या है, यौगिक क्या है, इसको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने पिछले क्लास में काफी ज्यादा इसके बारे में पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक तत्व हो या फिर वो यौगिक हो, परस्पर संयोग करके, संयोग करने का मतलब होता है कि मिलजुल करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम संश्लेषण के बारे में बात किए और आपको बताने का प्रयास हमें किए कि अगर आपके परीक्षा में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपके दिमाग से ये उतरे नहीं। देखिए सबसे ज्यादा आपको पढ़ाया जाता है, आप कहीं पे भी पढ़ रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे, या आप बुक में भी पढ़ रहे होंगे, तो बहुत जगह आपको केवल संयोजन अभिक्रिया लिखा गया होगा। यानी कि आपको बुक में मिलेगा आपको कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो बस आप लिख दीजिएगा कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के परस्पर में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आपसे पूछ दिया जाए कि संश्लेषण अभिक्रिया क्या है, तब तो आप सोच में पड़ जाइएगा ना। तो देखिए हर एक चीज को हम समझाने का प्रयास करेंगे जिससे कि दिक्कत ना हो। हर एक जितने भी मतलब कि है टॉपिक या जो भी पॉइंट्स है आपको बताने वाला, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा मदद मिल सके, तो हम सब कुछ करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए इसको आसान भाषा में हम समझाने का प्रयास करें। अगर आपसे ये पूछे कहीं पे भी क्वेश्चन में, अगर आपके एग्जाम में पूछे या फिर कोई और पूछे या आपको क्लास में बताना होगा, तो आप देखिए सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं। यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो देखिए जब 2 छोटा पदार्थ मिलकर के, यानी कह सकते हैं आप कि जब 2 छोट पदार्थ मिलकर के एक बड़ा पदार्थ निर्माण कर देता है, यानी कि 2 छोटे पदार्थ मिलकर के एक बड़े पदार्थ का जब वो निर्माण कर देगा तो उसे कहेंगे हम लोग संयोजन अभिक्रिया। लेकिन अगर एक बड़ा पदार्थ टूट करके 2 छोटे पदार्थ में विभक्त हो जाएगा तो उसे हम लोग कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि यहां पे आपको हमने दर्शाए हुए हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी यौगिक के टूटने से, है ना, 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक बनते हैं, उसे हम लोग वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया या फिर वियोजन अभिक्रिया। तो अगर आपके एग्जाम में अपघटन अभिक्रिया पूछे तो कहेंगे कि वियोजन अभिक्रिया के बराबर है, यानी कि वियोजन और अपघटन दोनों एक ही है। अगर आपसे क्या पूछे संश्लेषण अभिक्रिया
या फिर आपसे पूछे संयोजन अभिक्रिया, तो दोनों एक ही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा कि यहाँ पे H2 और प्लस O2 ये दोनों संयोग करके एक बड़ा पदार्थ का निर्माण कर दे रहा है। किसका कर दे रहा है? H2 का, यानी कि जल का निर्माण कर रहा है। यहाँ पे मिला H2 यानी कि हाइड्रोजन और मिला ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलाएंगे हम लोग, यानी कि वो जब वो संयोग करेगा, अभिक्रिया करेगा, तो एक पदार्थ का निर्माण करेगा, जो नया पदार्थ का निर्माण करेगा, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जब होगी तो वह जल का निर्माण कर देगा, यानी कि H2O का निर्माण कर देगा, तो उसे हम लोग कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। लेकिन जब आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे CaCO3 से टूट करके बन रहा है CaO प्लस CO2। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बड़ा पदार्थ क्या है, तो CaCO3 है। अब ये टूट जा रहा है दो छोटे छोटे पदार्थ में, CaO प्लस CO2। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया, अगर आपको हम आसान भाषा में समझाने का प्रयास करें, तो दो छोटे छोटे पदार्थ मिलकर के एक बड़ा पदार्थ बना दे तो संयोजन अभिक्रिया, और अगर एक बड़ा पदार्थ टूट करके दो छोटे छोटे पदार्थ में विभक्त हो जाए, बट जाए, तो उसे हम लोग कह देंगे क्या चीज? वियोजन अभिक्रिया। तो इतना चीज आपने समझा, ठीक है। चलिए आगे देखिए कि वह अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत प्रवाह के कारण होती है, उसे हम लोग वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब यह टॉपिक कहीं कहीं पूछ दिया जाता है आपसे कि वैद्युत अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि वह अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत प्रवाह के कारण होती है, क्या होती है? विद्युत प्रवाह के कारण होती है ना, तो उसे हम लोग वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल समझ में आया ना? क्या होती है उसमें कि वैद्युत प्रवाह के कारण। तो जब वैद्युत प्रवाह के कारण होगा, यानी कि विद्युत प्रवाह के कारण होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कह देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे है, और काफी कमाल का ये चीज है कि मानव शरीर में भोजन का पाचन अपघटन अभिक्रिया है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि मानव शरीर में जो भोजन का पाचन है वह किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो वह एक प्रकार की अपघटन अभिक्रिया है। यह ध्यान में दीजिएगा, अपघटन अभिक्रिया क्या है? मानव शरीर में भोजन का पाचन कौन सा अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया है। समझ में आया? चलिए आगे देखिए, अगला जो ये पॉइंट है, यानी जो टॉपिक है, ये जिस टॉपिक में आप जानने वाले हैं और जिस टॉपिक के बारे में आप, तो वह टॉपिक बड़ा ही मजेदार टॉपिक है। इस टॉपिक को बढ़िया से समझिएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है आपको। ध्यान से समझिए, कह रहा है यहां पे हम लोग समझेंगे विस्थापन अभिक्रिया, जिसे आप लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपको विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बताया गया होगा कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है, और विस्थापन अभिक्रिया को ही एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये बात याद करके रखिएगा, नहीं तो एग्जाम में अगर आ जाएगा कि एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तब तो आप सोचे में पड़ जाइएगा, क्योंकि पढ़े हैं विस्थापन, आप पूछ देगा एकल विस्थापन, तब तो कहेगा कि सर पढ़ाया ही नहीं है। तो ऐसा चीज़ नहीं है, आपको सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, हर एक चीज़ जो भी पॉसिबल हो पा रहा है आपको बता देने के लिए, तो उसको हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए, यहाँ पे हम बताना चाहेंगे आपको कि किसी अधिक अभिक्रियाशील धातु द्वारा कम क्रियाशील धातु का उसके लवण से विस्थापित या विस्थापन कर देता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई अधिक शक्तिशाली है और अपने से कम शक्तिशाली को हटा देता है और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो उसे हम लोग कहेंगे क्या चीज़? कि वहाँ पे वो विस्थापन हुआ है, यानी कि विस्थापित हुआ है, विस्थापन अभिक्रिया वहाँ पे हुआ है ना। यानी कि जब कोई अधिक क्रियाशील धातु है, बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील है, और अपने से कम जो है अगर कोई क्रियाशील धातु है उसको हटा देता है, उसके लवण से क्या कर देता है? वो विस्थापित कर देता है, हटा देता है, तो उसे हम लोग एकल विस्थापन या फिर विस्थापन कहते हैं, ठीक है। उसे विस्थापन अभिक्रिया हम लोग कहेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि Fe2, ठीक है, प्लस CuSO4, है ना। यहाँ पे क्या कर रहा है कि FeSO4 प्लस Cu यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे जब आप देख रहे हैं कि जो ये CuSO4 है, तो यहाँ से Cu को ये हटा दिया है, ये बोला है कि तुम अब यहाँ से हट जाओ, उसका स्थान ग्रहण करेंगे हम, तो ये यहाँ पे हो गया Fe और हो गया है SO4। यहाँ पे जो CuSO4 था, उसको Cu को हटा करके, कॉपर को हटा करके उसका स्थान ग्रहण कर लिया कौन? Fe, और बन गया FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। क्या बन गया? FeSO4 प्लस Cu बन गया। यानी कहने का मतलब आपने समझा पूरी तरीके से कि अगर कोई ज़्यादा बलवान होगा, यानी कि अभिक्रिया में ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा, अधिक अभिक्रियाशील होगा,
है ना, यानी कि अधिक क्रियाशील होगा वो, तो अपने से कम क्रियाशील धातु को वहां से उसके लवण के साथ हटा देगा। हटाने के बाद से वो अपना स्थान वहां पे, वो अपना सब कुछ वहां पे स्थापित कर लेगा। उसको हम लोग कहेंगे कि वहां पे विस्थापित किया है, इनकी विस्थापन अभिक्रिया है वो। तो आइए अब हम लोग समझेंगे काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, और अगर इस टॉपिक को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं ना तो बहुत ही मजा आएगा, आपको कहीं आगे चल करके दिक्कत नहीं होगी। वह टॉपिक कौन सा है? विस्थापन के बारे में तो आपने जाना कि एकल विस्थापन या फिर विस्थापन अभिक्रिया। अब हम लोग जानेंगे उभय विस्थापन। अब कहेंगे सर ये उभय विस्थापन क्या होता है? अरे वही द्विविस्थापन। द्विविस्थापन का आप नाम सुने हैं ना, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए उभय विस्थापन को ही द्विविस्थापन कहा जाता है। जैसे कि आपको पता है ना कि देखिए नाम एक का अलग अलग हो सकता है ना, लेकिन सब कुछ वही रहता है। तो ऐसा आपके एग्जाम में किया जा रहा है कि नाम थोड़ा सा बदल करके और पूछा जा रहा है। और आपको बता दें कि अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए परेशान हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे मिलेगा, कौन सा बुक खरीदे, बुक से तैयारी करें, वैसे तो सारा कंप्लीट हम आपको कराएंगे ही, लेकिन अगर आप बुक लेना चाहते हैं यानी कि किताब मार्केट से, ऑब्जेक्टिव गेस पेपर वगैरह, तो आप जा करके मार्केट से हम खुद तैयार किए हैं आपके लिए 2022 के लिए जो नया पैटर्न बदला है, जो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। डीएलएस एजुकेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप जाकर के बोलिएगा कि हमको चाहिए, या फिर मंटू सर के द्वारा जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार किया गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वही चाहिए, तो आपको दे देंगे, ठीक है। या फिर आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से भी आप जाकर के खरीद सकते हैं, है ना, काफी कम प्राइस पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल ये बात करते हैं उभय विस्थापन के बारे में। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, बताया जाएगा आपको, यानी कि बताया जा रहा है आपको कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में तो आपको समझा दिया है हम पहले ही। चलिए अभिक्रिया में दो यौगिक, ध्यान समझिएगा, कितना यौगिक? तो दो यौगिक, जैसे कि यहाँ पे एक यौगिक है BaCl2 और एक है Na2SO4, ठीक है। दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय कर देते हैं या फिर आदान प्रदान कर देते हैं, यानी कि बदल देते हैं। ध्यान समझिएगा कि जब वो अपने आयन को, यानी कि जो धन आयन और ऋण आयन होता है, धन आयन ऋण आयन तो समझे हैं, तो अपने आयन को बदल देते हैं या आदान प्रदान कर, विनिमय कर देते हैं या मतलब आदान प्रदान कर देते हैं, है ना, तो उसे हम लोग कहते हैं उभय विस्थापन या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहां पे आप देख रहे हैं कि BaCl2 प्लस Na2SO4 है। अब जब ये विनिमय कर रहा है यानी कि ये बदल रहा है, तो यहां पे ये बन जा रहा है BaSO4 प्लस NaCl, और यहाँ पे संतुलित के लिए यहाँ पे 2 लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम 2 है तो यहाँ पे सोडियम 2 किया गया है। ये संतुलित समीकरण कैसे किया जाता है आपको हमने बोला है कि आपको एक अलग से एक वीडियो बना करके हम दे देंगे। फिलहाल इस चीज़ को समझिए। तो यहाँ पे जो है देखिए, जो BaCl2 है इसमें का आयन जो बदला है, तो BaSO4 यहाँ पे आकर के जुड़ चुका है, और यहाँ पे Na2SO4 है तो ये बन गया है अब NaCl, यानी कि ये वाला भी इसमें जुड़ गया है ना। जो BaCl है वो NaCl बन गया है। क्या बन गया है? जो BaCl है वो NaCl बन गया है। समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो बस यही चीज होती है द्विविस्थापन में। बस एक सिंपल भाषा में समझ लीजिएगा कि द्विविस्थापन में आयन का आदान प्रदान होगा, और विस्थापन में अपने से अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को विस्थापित कर देगा, यानी कि हटा देगा, भगा देगा उसको, और अपना स्थान ग्रहण कर लेगा। उसे हम लोग एकल विस्थापन या फिर विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बात करते हैं। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, क्योंकि ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के लिए। तो ध्यान से समझिएगा कि अवक्षेपण अभिक्रिया में आपका, अब आप कहिए कि सर ये अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, इसको बता दीजिए। हम लोग नहीं जानते हैं, तो बिल्कुल आपको हम बता देते हैं कि देखिए कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ठोस अवक्षेप का निर्माण हो जाता है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और वहां पे ठोस अवक्षेप का निर्माण हो जाता है, उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अगर इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल आप ये देख सकते हैं। कौन सा एग्जांपल है? तो ये आप देख सकते हैं एग्जांपल NaCl, जब ये अभिक्रिया करेगा AgNO3 से, तो ये अवक्षेप का निर्माण करेगा AgCl का, यानी कि सिल्वर क्लोराइड का, अब प्लस में NaNO3 करेगा। ठीक है, ये अभिक्रिया करके ये निर्माण करेगा। तो समझ में आ गया आपको कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया का एग्जांपल हो गया। तो ध्यान दीजिएगा कि ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं कि अवक्षेपण अभिक्रिया में प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। विलयन से यानी कि पृथक का मतलब होगा कि वो अलग हो जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ उष्मा ऊर्जा का भी मतलब कि निकास होता है, यानी कि वह निकलता है जब अभिक्रिया होती है और वहां से उष्मा ऊर्जा भी निकलता है, तो उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब कहेंगे सर इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आप हमें एग्जाम्पल बता दीजिए। तो आइए हम इसके बारे में आपको एग्जाम्पल इसके
बारे में हम आपको क्या कर देते हैं, बता देते हैं। तो ध्यान से समझिए, इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं तो प्राकृतिक गैस का दहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक गैस का दहन हो जाएगा। दहन, प्राकृतिक गैस के दहन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो ध्यान से समझ लीजिएगा। CH4 जो यह गैस के रूप में है, यह गैस के रूप में है, और यह क्या करेगा, जब यह ऑक्सीजन से यह अभिक्रिया करेगा, है ना, तो ये जो हम लोग का जो निर्माण करेगा वो करेगा CO2 प्लस में H2O करेगा, ठीक है। और इसके बाद यह ऊर्जा हम लोग को दे देगा। क्या दे देगा हम लोग को? यह ऊर्जा। यहाँ पे ऊर्जा हम लिख देते हैं, ठीक है। अब इसे हम लोग संतुलित कर देते हैं। संतुलित करने के लिए यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे हम H2 लगा देंगे, ठीक है। ये समझ में आपको नहीं आ रहा होगा, बाद में जब आपको हम बताएंगे संतुलित कैसे किया जाता है तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए आप इतना देख सकते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा ऊष्माक्षेपी का, वह प्राकृतिक गैस का दहन हो जाएगा। प्राकृतिक गैस में क्या हो जाएगा? CH4 जब यह ऑक्सीजन से क्या करेगा, मिलेगा, जब यह निर्माण करेगा, मतलब कि जुट करके संयोग करेगा, माफ कीजिएगा, संयोग करेगा ये, तो ये क्या बनेगा? CO2 प्लस यह जल बनाएगा और ऊष्मा यहाँ से क्या हो जाएगी? बाहर निकल करके चली जाएगी, ठीक है। चलिए, या फिर इसका एग्जाम्पल एक और हो जाएगा, साग सब्जियों का विघटित होकर के कंपोस्ट बनना। यह भी आपकी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। और साग सब्जियों का विघटित होकर के कंपोस्ट बनना, यह काफी ज्यादा पूछा जाता है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। साग सब्जियों का विघटित होना यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया है कि ऊष्माक्षेपी किसे कहा जाता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि ऊष्माशोषी के बारे में, कि ऊष्माशोषी जो होता है वह क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि ऊष्मा लिया जाता है, बाहर से लिया जाता है, उसे हम लोग कहेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। और एक चीज और है यहाँ पे, एक और मतलब टॉपिक है कि जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ सीधे संयोग हो जाता है उसे हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया है, देखिए पहले तो चीज आपको हमने बताया कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया है और वह बन रहा है तो उस समय वो ऊष्मा ऊर्जा का अगर वो उत्सर्जन कर देता है, यानी कि बाहर निकाल देता है, तो उसको हमने बताया कि ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ऊष्माशोषी की बात रही तो हमने आपको बताया कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया है और वहां पे ऊष्मा बाहर से ली जाती है तो उसको हम लोग कहेंगे ऊष्माशोषी। अब देखिए उसके बाद एक और टॉपिक है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ध्यान से समझिएगा कि जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ सीधे संयोग हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ वो सीधे क्या कर लेता है, जुड़ाव अपना कर लेता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ओके, चलिए अब देखिए, अब समझिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन ऑक्सीकरण कहलाता है। अब यहाँ पे काफी बच्चे गलती कर देंगे, यहाँ पे कह रहा है कि ऑक्सीकरण कह रहा है लेकिन हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है। तो कैसे? ध्यान दीजिएगा, जब किसी यौगिक से हाइड्रोजन निष्कासित हो जाएगा, निकल जाएगा, बाहर हो जाएगा, इसका मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन ही ना बचेगा, यानी कि ऑक्सीजन का वृद्धि होगा। तो यानी कि आप सीधी सी और साफ साफ भाषा में अगर आपको हम समझाना चाहें तो आप कह सकते हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और हाइड्रोजन की कमी हो रही है तो इसे हम लोग ऑक्सीकरण कहेंगे। और जिस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो ऑक्सीजन की कमी हो, तो जब वृद्धि होगी हाइड्रोजन तो अवकरण कहलाएगा, है ना, तो उसे हम लोग अवकरण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने आपको सबसे पहले समझाया कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, तो किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन, यानी कि हाइड्रोजन की कमी, ऑक्सीजन की वृद्धि हो, है ना। ध्यान से मेरी बातों को समझिए कि जहां पे ऑक्सीजन बढ़ जाए, है ना, बढ़ जाए और हाइड्रोजन कम हो जाए तो उसे हम लोग कहेंगे क्या चीज? हाँ, ऑक्सीकरण कहेंगे, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तभी तो हाइड्रोजन कम होगा। चलिए अब देखिए, एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह अवकारक कहलाता है। एक चीज ध्यान में रखिएगा इस चीज को, कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह अवकारक कहलाता है। अगर आपके एग्जाम में पूछेगा तो इसको ध्यान देकर के आपको टिक करना है कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा वह अवकारक कहलाता है और जिस पदार्थ का अवकरण होता है वह ऑक्सीकारक कहलाता है। क्या कहलाता है? वह ऑक्सीकारक कहलाता है। और एक चीज यहाँ पे हमने छोड़ दी है, आपको बता दें कि ऑक्सीकरण एवं अवकरण जो दोनों क्रिया हैं, जो अभिक्रिया हैं, ये दोनों हमेशा जो होती है वह साथ साथ ही होती है। ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया सदैव साथ साथ होती है, ये बात आप कहते के रखिएगा, ठीक है। अब देखिए एक और है यहाँ पे पॉइंट कि जिस पदार्थ का अवकरण होता है वह ऑक्सीकारक कहलाता है। अगर जिसका अवकरण हो जाएगा वह ऑक्सीकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वह ऑक्सीकारक कहलाएगा। चलिए
अब एक चीज सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि रेडॉक्स अपक्रिया क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, काफी बढ़िया आपका डिफिनीशन है कि ऑक्सीकरण और अवकरण की अभिक्रिया अगर दोनों साथ साथ हो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कह देते हैं। ठीक है, अगर आपसे रेडॉक्स अभिक्रिया पूछे तो ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों का परिभाषा लिख दीजिएगा कि जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है ऑक्सीकरण कहते हैं, और जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है ऑक्सीजन की कमी होती है उसे हम लोग अवकरण कहते हैं। ओके, चलिए आगे देखिए। आगे है कि खाद्य पदार्थ में उपस्थित वसा अथवा तेल आक्सीकृत होकर के खाद्य पदार्थ को दूषित बना देता है, और इसीलिए चिप्स वगैरह हो गया, जो आप कुरकुरे वगैरह खाते हैं, ये देखते हैं बड़ा ये फुलाया गया होता है, इसमें नाइट्रोजन गैस से प्रभावित किया जाता है क्योंकि उसमें वो तैलीय पदार्थ होता है, और तैलीय पदार्थ को हम ज़्यादा दिन नहीं रख सकते हैं क्योंकि वह आक्सीकृत हो जाएगा, और आक्सीकृत जब होगा तो वह खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा वो, है ना। तो इसलिए यह क्या कर देता है, दूषित कर देता है। ओके, चलिए, तो इतना समझ में आया आपको। देखिए हर एक चीज को आपको समझाते रहे जिससे कि आप ऑब्जेक्टिव कीजिएगा ना, दिक्कत नहीं होगा। नहीं आता है आपको एक बार में समझ में तो 2 बार देख लीजिएगा, पूरा कंफर्म हो जाएगा। नोट्स जब बना करके ना अपने से जब 1-2 बार पढ़िएगा ना तो अब समझ में आएगा। अब एक बार समझिए कि एक बार हम आपको सब कुछ बता दिए, अब एक ही बार में आप सोच रहे होंगे कि एक ही बार में सब कुछ याद हो जाए, तो इम्पॉसिबल होता है ये चीज, है ना। तो देखिए अगर आपको हम एक बार पढ़ा रहे हैं तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितना मन करे उतना पढ़ते रहिए, तबे समझ में आएगा। ये कहिएगा कि सर एक बार पढ़ा दिए तो हमको याद हो गया ना, ये कभी नहीं हो सकता है। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। उसके बाद किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने की प्रक्रिया दहन कहलाती है। अगर आपसे पूछे कि दहन किसे कहते हैं, तो किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने की प्रक्रिया, क्योंकि जब दहन होगा यानी कि जब कोई पदार्थ जलेगा तो ऑक्सीजन की तो उपस्थिति होगी, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा तो वह जलेगा नहीं। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी पदार्थ के जलने के लिए वायु की उपस्थिति होनी चाहिए। तो ये तो बहुत पहले से आप जान रहे हैं कि कोई भी पदार्थ अगर जल रहा है तो जलने के लिए उसको किस चीज़ का जरूरत होगा जी, तो उसके लिए वायु की जरूरत होगी, यानी कि हवा की जरूरत है। जब तक वहाँ पे ऑक्सीजन हवा नहीं मिलेगा तो वह नहीं जल पाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए अगला एक पॉइंट है कि कोई भी पदार्थ अपने ज्वलन ताप से कम ताप पर नहीं जल सकता है। जैसे कि अगर आपसे हम बोलें कि कोई पदार्थ लीजिए आप और उसको जलाइए, लेकिन वह जलेगा कब, जब उसका ज्वलन ताप जो है क्या हो, मतलब कि ज़्यादा होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कि कोई पदार्थ है उसका ज्वलन कुछ ज़्यादा है और उससे कम ज्वलन पे आप जाकर उसको जला रहे हैं, तो कैसे जलेगा, नहीं ना जलेगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई भी पदार्थ अपने ज्वलनता से, यानी कि जितना उसके पास ज्वलन है उससे कम अगर ज्वलन आप उसको देंगे तो नहीं जलेगा, है ना। जैसे कि अगर आप कभी कभी देखते हैं कि भीगे हुए चीज़ को जब जलाते हैं तो बड़ा मेहनत लगता है आपको, है ना। तो यही चीज़ आप समझिए सिंपल भाषा में। तो बस इतना ही चीज़ आपको पढ़ना था आपके पहले चैप्टर में, जो आपको हमने टॉपिक बताया, जो आपको बात बताए हैं, बस इतना ही आपको मतलब मेन जरूरी चीज़ है। और 1-2 और टॉपिक है उसको हमने नहीं रखा क्योंकि आगे की हम लोग चैप्टर में उसको पढ़ेंगे। क्या चीज़ है वो, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया आगे हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि अम्ल क्षार और लवण में जो है ना वो उसी के बात पे हम चर्चा करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे उसको नहीं रखें, है ना। और यहाँ पे भी पढ़ाया जाता है लेकिन हम यहाँ पे नहीं रखें क्योंकि आगे उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे जो जरूरी मतलब कि टॉपिक था, जो भी चीज़ आपको बताने वाला, जो आपको समझने वाला, वो हमने सब चीज़ बता दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम वगैरह से जुड़ जाइए, आप हमारे वेबसाइट पे जाकर के विजिट करेंगे, सब कुछ मिलेगा यार, सब कुछ। मतलब 2022 में कमाल कर देना है ना, सबको एक साथ मिल करके बहुत कुछ होने वाला है। तो वीडियो को स्टॉप करके आप सब कुछ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं, नोटबुक आप जरूर बना लीजिएगा अपने से, है ना। वैसे तो सब कुछ हम तैयारी कराएंगे ही। तो फिर मिलते हैं इस तरह का हमारे वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मतलब कि सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो मिले, लाइक करके दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है।